कि हमारे देखें जी, एहसान फरामोश हैं लोग। अफ़गानी एहसान फरामोश हैं। 60 लाख 50 50 60 लाख अफ़गानी इस वक्त पाकिस्तान में हैं। आप किसी को कहीं पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाए, नहीं लगाएंगे। सर, कल ख्वाजा आसिफ जो रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान टीवी पे एक इंटरव्यू में कहा कि अफगानी एहसान फरामोश हैं। हमने इनके लिए क्या नहीं किया, ये शब्द थे सर उनके, एहसान फरामोश। तो और हमने क्या नहीं किया अफगानिस्तान के लिए, हमने इनके मिलियंस ऑफ ये जो पॉपुलेशन रेफ्यूजी थे इनको रखा, इनको रशिया से लड़ाई में मदद की। अमेरिका का नाम वो नहीं लेते हैं सर, क्योंकि ऑब्वियस है सर क्यों नहीं लेते हैं, पर हमारी मदद की फिर भी एहसान फरामोश हैं और हमारे दुश्मन से जाकर के मिल गए। सर, यहाँ पे हम लोगों ने लगातार देखा है कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ इसका शुरू से रहा अफगानिस्तान में खोजना। तो इस और बड़ा खुश हुआ था 2021 में, आईएसआई के चीफ भी चले गए थे, एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी इनके लिए। तो ये कहाँ ये खटास आना शुरू हुई अफगानिस्तान पाकिस्तान संबंधों में, कि उन्होंने ये इनके रेफ्यूजीज को वापस जबरदस्ती भेज रहे हैं, और अब कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सबको वापस जाना होगा, अब हम किसी को यहाँ पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे। तो ये खटास कहाँ से आई संबंधों में इनके? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में दोस्ती नहीं हो, जी। ये मेरा पूर्ण विश्वास। इंटरस्टेट रिलेशन में फ्रेंडशिप नहीं होती, इंटरस्टेट रिलेशंस हितों के आधार पे चलते। जी। एक जमाना था जबकि तालिबान और पाकिस्तान के हित मिलते थे, और तालिबान को उन्होंने पनाह दी, तालिबान को उन्होंने आर्म किया, ट्रेन किया, और अब पाकिस्तान, ये सही है, पाकिस्तान की सहायता के बिना अब तालिबान जो हैं वो अमेरिका को शिकस्त नहीं दे सकते। हम्म। एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ उन्होंने दी, पाकिस्तान ने अब तालिबान को दी, जिसकी वजह से वो कामयाब। लेकिन अगर आप तालिबान से पूछें तो वो ये कहते हैं कि इन्होंने कोई हमारी हमारे हितों की वजह से थोड़ी, वो तो अपने हितों की सुरक्षा जी। कर रहे थे, इसलिए उन्होंने। वो ये भी कहते हैं, अब अगर किसी अफगान से पूछें आप, तो वो कहते हैं कि इन्होंने तो हमारे देश का सर्वनाश किया, हमारे देश के जितने रिसोर्सेस थे वो सब ये ले गए, हमारे देश को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया। और इसमें आपको एक बड़ा एक दिलचस्प बात बताऊं। अब जो मुझे दिलचस्प लगता है, जी। 2002 का वाकया है, मैं शायद वहां, मैं राजदूत था वहां, और एक दिन हमारे मेरे दफ्तर के लोगों ने कहा कि साहब, अफगान क्रिकेट एसोसिएशन के हेड आए हुए हैं राजदूतावास में और आपसे मिलना चाहते हैं, वसीम। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा क्रिकेट एसोसिएशन, फुटबॉल तो मुझे समझ आता है, फुटबॉल हम्म। पॉपुलर है गेम, लेकिन क्रिकेट? तो मैंने कहा बुलाओ, सब बात करें उनसे क्रिकेट। तो आए और बैठे और कहा कि भाई, आप भारत की मदद चाहिए, हमारा हमारा क्रिकेट, लड़के हमारे क्रिकेट खेलते हैं। और तो मैंने पूछा क्रिकेट कैसे कैसे हुआ, आपके वहां तो फुटबॉल होती? कहते नहीं, हमारे जो रेफ्यूजीज पाकिस्तान में थे लड़के, हम्म। वहां पर उन्होंने क्रिकेट सीखा और क्रिकेट के बहुत शौकीन है और क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो उनका, भाई हमारे लिए इस वक्त तो हमें बेसिक इक्विपमेंट की जरूरत है, गेंद, बैट्स, पैड्स, आप समझ गए, वो अगर आप मंगा दीजिए। तो मैंने कहा ग्राउंड है? तो इसे, हाँ हम ग्राउंड बना लेंगे, यहाँ पे ग्राउंड हो जाए। तो मैंने कहा जरूर। तो वो मैंने दिल्ली लिखा और वो आ गया, और एक दिन मैंने उनको खबर भेजी, मैंने कहा कहाँ आ गया, बताइए कहाँ मैं हम्म। भेज दूं, ये आपको भेज दूं? और आप, तो क्या, उन्होंने कहा नहीं साहब, आप भेज दीजिए। और उसके बाद आए मुझसे मिलने,
एक दो लड़के साथ आए, बहुत शुक्रिया किया। मैं कहा क्या छोटी सी बात तुम शुक्रिया कर रहे हो। उसके बाद कुछ दिन बाद वो मुझे कहीं और मिले, वही हेड जो थे। मैं कहा कैसा चल रहा है वो सिलसिला? उनका अच्छा चल रहा है। तो मैं कहा कुछ और मदद कर सकता हूँ, कुछ ट्रेनिंग या कुछ और तुम? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर, अगर आप ट्रेनिंग करवा दें हमारी कुछ कोच। तो फिर मैंने दिल्ली लिखा, शायद दिल्ली ने बीसीसीआई से कहा, उनका हाँ हम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं, अगर लड़के खेलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। वही सिलसिला आगे बढ़ा और फिर आपको मालूम है कि अफगानिस्तान को एक होम ग्राउंड पहले देहरादून में दिया गया, फिर शायद ग्रेटर नोएडा में जी, दिया नोएडा गया, में। जी। नोएडा में दिया गया। और फिर अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में कुछ खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हैं जो आईपीएल में खेलते हैं, जी। राशिद खान, जी। ये सब हो। जी। तो वो सिलसिला वहां शुरू हुआ। मैं कि क्यों आपसे कह, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो पाकिस्तान में उन्होंने सीखा, लेकिन वो क्रिकेट एसोसिएशन के हेड मेरे पास आए कि भारत मदद करे। जी। तो ये मेरे जहन में आया कि भाई ऐसा क्यों है। तो मैंने फिर एक दिन, और क्योंकि मुझे ये भावना थी जब मैं वहां राजदूत बन के गया था कि पाकिस्तान के लिए एक आभार होगा वहां, जैसे हम्म। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए आभार होना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की। तो एक दिन एक लड़के लड़कियों का एक स्टूडेंट्स का ग्रुप आया था एम्बेसी कुछ काम से मिलने, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने पूछा तुम लोगों का अनुभव कैसा था पाकिस्तान में? अच्छा ही होगा, तुम्हारे स्कूलों में पढ़े हो, तुम्हारे दोस्त होंगे। और मैं बिल्कुल एक अचंभे में रहा क्योंकि सबने मुझसे कहा कि बहुत ही खराब रहा। मैंने कहा क्यों? तो हम्म। उनका साहब हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया गया। हम्म। रेफ्यूजीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये तो जी। देखा गया। उनका साहब लैंडलॉर्ड जो थे वो हमसे ज्यादा रेंट लेते थे। स्कूलों में हमें जरा धिक्कारी की नजर से देखा जाता था। पुलिस वाले हम पर ज्यादा जुल्म करते थे। हम कोई लड़का जा रहा उसकी जेब से पैसा निकाल लिया। मैं कहा पाकिस्तानी लड़कों की जेब से पैसा निकालते थे होंगे? उनका नहीं साहब, वो हमारी वो रेफ्यूजी हम जी। लोग समझते थे, तो हम वर्नेबल थे, हमें एक्सप्लॉइट किया जाता। तो इन वन वर्ड हमें एक्सप्लॉइट किया जाता। जी। तो ये ख्वाजा आसिफ भूल रहे हैं जी। कि अफगानों के दिल में या तालिबान के दिल में ये नहीं है कि आपने हमारी साथ एक बहुत दरिया दिली दिखाई। देखिए ये एक एक मैं क्या कहूं, एक ह्यूमन नेचर है कि अगर आपने किसी को अ, उसको 100 बार उसकी मदद की हो, लेकिन एक बार कहीं चूक हो गई, तो वो 100 चीजें याद नहीं रहती जब मदद आपने की, वो जी। एक चूक याद रहती। जी सर। और अफगानों के साथ यही है। जी। तो ख्वाजा आसिफ जो कहते हैं कि वो एहसान फरामोश है, और वो बहुत खुददार कौम है, और एक बार उन्होंने ये कह दिया तो इससे ये दिखाता है कि दरार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तालिबान और इनके बीच में कितनी गहरी हो। जी। जी सर, ये शब्द भी बड़ा अनुचित है, क्योंकि मैं जितना हम लोगों ने देखा है सर, इस चीज को पढ़ने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है, पाकिस्तान का नुकसान भी हुआ लेकिन बहुत फायदा भी पहुंचा सर। इन दो जो रशियन और अमेरिका को हराने में एक तरह से जो इन्होंने तालिबान की या दूसरे ग्रुप्स की मदद की, इनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था वो उसी के शैडो में चला गया सर। किसी ने उंगली उन पे नहीं उठाई। वो हथियारों का पिलफरेज उन्होंने किया, कश्मीर में आग लगाई। तो एहसान फरामोश कहना मतलब ये खुद ही दर्शाता है सर कि कितनी छोटी मानसिकता के लोग हैं और चीज़ों को कितना गलत समझते हैं। सर मैं इस पे आगे थोड़ा बढ़ के जानना चाहूँगा सर, ये कि ये जो पख्तून है, जो पश्तून्स हैं डूरन लाइन के दोनों तरफ, उन्होंने कभी उस लाइन को माना नहीं। पाकिस्तान कहीं ना कहीं देख करके लगता है बड़ा ऑप्रेसिव रहता है, बड़ा जोर जबरदस्ती अपने पश्तूनों को दबाना चाहता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का शायद उद्भव भी उसी कारण से हुआ था। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के पश्तून भी इनके साथ हैं। तो कहीं मिसरीड किया है क्या इसने पश्तून माइंडसेट को, और वो जो जो एफिनिटी थी
इन दोनों डूरंड लाइन के दोनों तरफ पश्तूनों के बीच में, इसको मिसरीड कर लिया है क्या इसने? देखिए, सिंधु दरिया जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉर्डर है। बॉर्डर के दोनों तरफ, सिंधु दरिया के दोनों तरफ जो लोग हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। उसके पश्चिम में, उत्तर में तो पश्तून है, पठान है। हम्म। उनके एक रिवाज है, उनका एक तौर तरीका है, उनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इस तरफ नॉन पश्तून। और अगर आप इतिहास उठा उठा के देखें तो इनमें हमेशा से इंटरेस्ट का क्लैश रहा है। हम्म। अंग्रेज, पहले रंजीत सिंह ने, महाराजा रंजीत सिंह ने वहां पे पेशावर पे कब्जा किया। वो एक प्रोसेस का रिवर्सल जी। था, क्योंकि उसके पहले तो अगर आप देखें तो पश्तून और अफगानिस्तान के जरिए मुगल और ये सब भारत की तरफ आते थे, जी। सिंधु दरिया पार करके, और पंजाब में आके, और पंजाब के बाद और आगे बढ़े। ये सिलसिला सदियों चला। रंजीत सिंह ने सिलसिला उल्टा, पहले थे वो जो जो और वो गए और पेशावर तक वो गए, और फिर अंग्रेजों ने उसके देखा देखी की और इस इलाके को उन्होंने अपने कब्जे में किया। कुछ वहां पे सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स वो ट्राइबल एजेंसीज चली, और फिर मोटो 1893 में ड्यूरन लाइन बनाई गई, जो अमीर अब्दुल रहमान खान ने मानी, जो कि आपने सही कहा, पश्तूनों को एक डिवाइड करती। जी। अब पश्तूनों को ये उनके गले से कभी पूर्ण रूप से उतरा नहीं। उसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट, वो ये कि कई पश्तून इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए वो सिंधु दरिया पार करके वो जो ट्रेडिशनल एरिया हिंदुस्तान कहलाता था हम्म। उसमें आए। पश्तूनों का की भाषा जी। में बोल रहा हूं मैं, प्री ब्रिटिश पीरियड, उस पीरियड का हिंदुस्तान में आए और वहां सेटल करे। लाहौर में, पंजाब में बहुत सेटलमेंट्स हैं, वो वहां पर रहे। कराची में बहुत हैं। कराची इन मेनी वेज इज नाउ दे से इट्स अ पठान सिटी। ओके। और अब उनके फिर वहां पे उन्होंने जड़ें, उनकी जड़ें मजबूत हुई, और वे वहीं के अपने रीति रिवाज वो मेंटेन कर रहे हैं। भाषा भी उनकी है, लेकिन उनके हित वहां पर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गई सिचुएशन। हम्म। लेकिन वहां जो रहते हैं जी। उनके, वो ये मानते हैं कि उनके हित और यहाँ के जो दूसरी तरफ है सिंधु दरिया की नॉन पश्तून जो, उनके हित मिलते नहीं है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो किसी खतरे में है और केपी उनसे हट जाएगा या बलूचिस्तान जी। खिसक जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज एक मजबूत जी। फौज है इस कॉन्टेक्स्ट में। और लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शंस चलते रहे। जी। और एक और चीज आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे लिए अगर आप देखें, हमारे रीजन के लिए देखें, भारत के हितों के लिए, तो इतिहास का पन्ने गवाह है कि सबसे ज्यादा जो एक जहरीला कदम वो था 1989 में, दिसंबर 1989 में, जब सोवियत ट्रूप्स ने प्रवेश किया अफगानिस्तान। उसने पूरा समीकरण बदल दिया। जी। और इस समीकरण के चलते पाकिस्तान का की राह एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए ज्यादा आसान। जी। और आपने बिल्कुल सही कहा, द अमेरिकन स्टार्टेड लुकिंग द अदर वे।
क्योंकि उनको ये था कि सोवियत यूनियन को पाकिस्तान के जरिए और अफगानिस्तान के जरिए शिकस्त देंगे और वियतनाम का रिवेंज लेंगे। हम्म। तो हमारे लिए तो बहुत जहरीला कदम वो साहब। जी।